सिंह। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भारत ने प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण समूह G20 की ग्रहण की अध्यक्षता 1 वर्ष तक करेगा अध्यक्षता। देश के अलग अलग स्थानों में 32 सेक्टर्स की होंगी 200 बैठकें। देश को महत्वपूर्ण G20 की अध्यक्षता मिलने पर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों को किया गया रोशन। G20 का लगाया गया लोगो, दर्शकों को भी दी जा रही है जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर हार के डर से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का लगाया आरोप। कहा, संवैधानिक संस्थाओं की जानबूझकर सपा कर रही है शिकायत। रामपुर में अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए मांगा वोट। कहा, आजम पर लगे हैं झूठे मुकदमे, सपा नेता वक्त बदलने का कर रहे हैं इंतजार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 48 जिलों के वार्डों की आरक्षण सूची जारी। 7 दिनों तक आपत्तियां और सुझाव देने का दिया गया है अवसर। और रायबरेली जनपद में लगातार बढ़ रही है HIV पॉजिटिव रोगियों की संख्या। 28,000 लोगों की गई स्क्रीनिंग, 75 लोग मिले HIV पॉजिटिव। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। भारत की 1 वर्ष की अध्यक्षता की अवधि अगले वर्ष 30 नवंबर तक चलेगी और इस दौरान देश के अलग अलग स्थानों में 32 अलग अलग सेक्टर्स की लगभग 200 बैठकें होंगी। यही नहीं, भारत G20 को जनभागीदारी से जोड़कर पब्लिक का G20 बनाना चाहता है। दिसंबर के शुरू होते ही भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में यूनिवर्सिटी कनेक्ट नाम से कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में दिल्ली NCR सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग जगहों और राज्यों के 75 विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया आपूर्ति श्रृंखला से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से गुजर रही है, तो ऐसे में G20 की अध्यक्षता संभालना जहां एक गर्व का विषय है, तो वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी। Our endeavor is to make that consensus more relevant through a wider process of consultation. Indeed, our very choice of guest countries is reflective of this intent. Harmonizing various interests is something that is ingrained deeply in India's history and culture. We have long been a pluralistic and consultative society who have debated issues openly before we arrive at a decision. Since this is deeply ingrained in our DNA, we have never been insecure with diversity. Our essential unity is not only the basis for pluralism, but it is also a source of confidence for engaging the world. वसुधैव कुटुंबकम G20 के लिए भारत का ध्येय वाक्य भी यही है, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक साझा भविष्य। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने कहा कि देश के पास अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत को विश्व के एक बड़े मंच पर रखने का बेहतरीन अवसर भी है। It is also our responsibility to showcase in the most rightful ways befitting her stature and glory. India has as much uniqueness as it has diversity. We have a responsibility to bring out the best traditions of India before the world. G20 जो दुनिया के GDP की 85% हिस्सेदारी साझा करता है और 75% वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी रखता है, भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान विशेष तौर पर ग्रीन मूवमेंट को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ बहुउद्देशीय वैश्विक मंचों में सुधार को लेकर भी जोर रहेगा। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। वहीं विदेश मंत्रालय ने G20 की अध्यक्षता को लेकर कहा कि भारत इससे हर एक व्यक्ति को जोड़ना चाहता है और इसे पब्लिक का G20 बनाना चाहता है। Our presidency cannot be successful without involving the young citizens of India, the youth of India. That is why for us, all of you are the most important constituent
of this G20. Our efforts at engaging the youth in G20 activities. We are also involving school students through special G20 sessions in various schools. Taking this people's participation concept further, today the Hornbill Festival in Kohima features a special focus on the G20. We will try to do that with some other festivals as we go along. 100 monuments, including some UNESCO World Heritage Sites, are being specially illuminated today, and citizens have been invited to join a selfie campaign that is being run by MyGov around those illuminated monuments. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आज G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इस अवसर पर मैं वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत एक सफल अध्यक्षता के लिए देश को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। अतिथि देवो भव की सम्मानित परंपरा में मैं भारत में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूं। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को शुभकामनाएं दी हैं। The theme of India's presidency, One Earth, One Family, One Future, perfectly sums up the future of global technology as well. At no time in history have we seen faster development of new technologies. Emerging tech is fundamentally reshaping our economies and our daily lives. मौका ऐतिहासिक है और नई उम्मीदों से भरा हुआ है। आम जन को G20 से जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर लोगो जारी किया गया। वहीं देश के ऐतिहासिक स्थलों को विशेष रूप से रोशन किया गया। ये लाइटिंग विश्व धरोहर और भारत के ऐतिहासिक संरक्षित इमारतों में 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। भारत का प्रयास साझा भविष्य के लिए साझा समाधान पर भी है। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने आगरा की महत्वपूर्ण इमारतों में लाइटिंग कर खुशी का इजहार किया। G20 की अध्यक्षता के अवसर पर आगरा किला सिकंदरा का अकबर टॉम और बुलंद दरवाजे के साथ फतेहपुर सीकरी के पंचमहल पर प्रकाश डालकर रोशन किया गया। इन इमारतों पर G20 का लोगो भी लगाया गया और पर्यटकों को इसके बारे में जानकारी भी दी गई। G20 की अध्यक्षता मिलने पर सरकार ने 100 ऐतिहासिक इमारतों को रोशन करने का लक्ष्य रखा था। इसी क्रम में आगरा की ऐतिहासिक इमारतों को रोशन किया गया। G20 हमारे देश को मिली है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की वजह से हमारे देश को आज G20 की अध्यक्षता मिली है। उसी के उपलक्ष्य में आज आगरा किला और फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा को सजाया गया है। ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे आगरा और पूरे प्रदेश और देश के लिए है कि आज हमें G20 का अवसर मिला है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर के 100 स्मारक रोशनी से प्रकाशित किए गए हैं। ऐसे में पुरातत्व विभाग द्वारा मेरठ की सरधना तहसील का 200 वर्ष पुराना विश्व प्रसिद्ध कृपाओं की माता का चर्च रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ। सरधना चर्च के फादर सचिन बाबू का कहना है कि ऐतिहासिक चर्च को पुरातत्व विभाग की तरफ से सजाया गया है। G20 में भारत की अध्यक्षता को लेकर एक हफ्ते तक सरधना चर्च सजा रहेगा। 1 दिसंबर को भारत औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष बन गया है। अगले साल 9 से 10 सितंबर के बीच G20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए कई खास आयोजन किए गए हैं। ये चर्च 200 वर्ष पूर्व का है। ये चर्च को रानी बेगम जोहन्ना सुमरू ने बनवाया था और बड़े सुंदर से उन्होंने बनाया और ये विश्वख्यात चर्च है, बसिलिका के रूप में जानी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जब G20 देश के अध्यक्षता को प्राप्त किए हैं, उस उपलक्ष्य में पूरे देश में 100 स्मारकों को उन्होंने चुना है, उसे जगमगाने के लिए और पूरे विश्व को दिखाने के लिए। उसमें से यूपी में 8 चुने गए हैं, उसमें से मेरठ का सरधना का ये चर्च भी है। तो इस चर्च को अभी जगमगाया जा रहा है और पूरे विश्व को ये दिखाया जा रहा है कि हमारे उत्तर भारत में तथा मेरठ में सरधना में एक अच्छे ऐतिहासिक चर्च है। G20 की देश को अध्यक्षता मिलने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गौरव की बात है कि देश को G20 की अध्यक्षता मिली है। हमारे कुशल नेतृत्व के कारण दुनिया में भारत की साख बढ़ी है।
देश के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश जिस G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने इश्यूज को रख सकते हैं, वहाँ पे अपने एजेंडेस को रख सकते हैं, उनको डिस्कशंस कर सकते हैं। जैसे आज हमारे वर्ल्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, ऐसे मेजर इश्यूज है। तो G20 हमको एक ऐसा ऑप्शन देती है, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें हम एक भारत की इमेज को एक बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं। G20 यदि हम देखें तो ग्लोबल वर्ल्ड का GDP का 85% कंट्रीब्यूट करता है, ट्रेड का अराउंड 78% कंट्रीब्यूट करता है एंड पॉपुलेशन का 2/3 कंट्रीब्यूट करता है। यदि इस तरह का प्लेटफॉर्म जहां पे 2/3 लीडरशिप हमारी बातों को सुनेगी तो वहां पे एक G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पड़ है। दिस इज एन मोमेंटस मूवमेंट फॉर द इंडिया विच इज लीडिंग दिस G20 समिट। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि भारत स्टार्टिंग से ही इसी जो मेन एजेंडाज हैं G20 के उन्हीं पे काम कर रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो। जिस टाइम पे कोविड आया हमने देखा किस तरह उसने वैक्सीन प्रोड्यूस की इतनी हाई क्वांटिटी में और ना कि अपने ही देश का बल्कि आस पड़ोस के देश का और बाहरी मुल्कों को भी उसने काफ़ी मात्रा में ये वैक्सीन पहुंचा के उनकी लाइफ की मदद की। उसके अलावा हम देख रहे हैं जिस तरह नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे गुजरात में फॉक्सकॉन ने अपना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप बिल्ड किया। उसके बाद इंडियन सोलर अलायंस हमारा गुरुगांव में सेटअप है। तो जो जो चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं वो सब मेनली इसी एजेंडास को फुलफिल करने के लिए। यहाँ प्रेसिडेंसी मिलने के बाद अब क्या होगा कि जैसे 200 मीटिंग्स हमें पता है कि यहाँ इंडिया में होने वाली हैं, तो पूरा वर्ल्ड हमारे ऊपर अटेंशन देगा, हमको फोकस करके हमारी हर एक चीज़ दिखेगा, जिसकी वजह से हम कितने मजबूत हैं, कितना हम डेवलपिंग है, ये पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड जान सके। समाचार अभी और भी है, पहले लेते हैं ये विराम। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी पर हार के डर से मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। ये इसकी पराजय और हताशा का परिचायक है। अखिलेश यादव की पुरानी आदत रही है कि वो हार के बहाने गढ़ लेते हैं, इसलिए वो पहले से ही संवैधानिक संस्थाओं और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने मैनपुरी में विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं की नौकरी के लिए अब कोई पैसे की वसूली के लिए झोला लेकर नहीं निकलता है। अवैध कब्जे और दबंगई से लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाले सहमे हुए हैं। रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए जन समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती है। आजम खां पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दौर बदलेगा और ये परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा के उप मुख्यमंत्री को ऑफर देते हुए कहा कि 100 विधायक लेकर आ जाइए, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये जुमला लंबे वक्त से बोल रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं और इसे समापन की ओर जाती हुई पार्टी बता रहे हैं। वो डिप्टी सीएम है, एक दूसरा ऑफर देने आए हैं। हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए थे? ये तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं, और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और इस डूबते हुए जहाज से लोग उतर करके भाग रहे हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जब जानते हैं वो सूर्य अस्त होने वाला होता है, उसको कोई अपना प्रणाम करने के लिए नहीं जाता है। आज समाजवादी पार्टी के सूर्य के अस्त होने का समय है, उसका निर्णय आपके हाथों में है।
रामपुर में नूर महल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन समय और काल परिस्थितियों और आजम खां की जातियों के कारण ये परिवार अब भाजपा का समर्थन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को समर्थन देने के कारण नवाब काजिम अली उर्फ नवेद मियां को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस मामले में नवेद मियां ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी चाहे तो मुझे हमेशा के लिए निष्कासित कर सकती है। आकाश सक्सेना के साथ मैं कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। हमारा उद्देश्य आजम की हार सुनिश्चित करना है। और ये तो बहुत कमिंग टाइम के लिए किया है। मैं तो चाह रहा था आजीवन काल तक निष्कासित करते, वो बेहतर होता। लेकिन ये छोटी मोटी रुकावटें, ये छोटी मोटी जो प्रोसीजर्स हैं या जो भी इन्होंने जो गतिविधियां हैं, ये कभी मेरे मकसद में रुकावट बन नहीं सकती हैं। कल भी मैं आकाश सक्सेना के साथ था, आज भी हूँ, आने वाले कल में भी रहूँगा। और मेरा मकसद है आजम के परिवार और उसके प्रत्याशी का विरोध करना। और अब तो कल भी मैं आज़ाद था और आज भी आज़ाद हूँ। उसे कोई मुझे मेरे मकसद से अलग नहीं कर सकता। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की सूची कल जारी कर दी है। पहले दिन 8 नगर निगमों सहित 48 नगर निकाय को वार्डों के प्रस्तावित आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों और सुझाव के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। संबंधित जिला अधिकारी कार्यालय लिखित आपत्तियां व सुझाव 7 दिसंबर तक स्वीकार करेंगे। 2 दिन में इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। 10 दिसंबर तक अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या, शाहजहांपुर, रायबरेली, चित्रकूट, जालौन सहित 48 जिलों के वार्डों की आरक्षण सूची संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण सूची जारी की जाएगी। रायबरेली में लगभग 28,000 लोगों का स्क्रीनिंग कराया गया, जिसमें 75 लोग HIV पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग लगातार संपर्क में है और उनका इलाज किया जा रहा है। HIV एड्स के प्रति जागरूकता शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय में किया गया। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों को HIV एड्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। HIV एड्स के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष लगभग 28,000 लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें 75 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों से जिले में लगातार HIV के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिले में व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ल्ड एड डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये वर्ल्ड एड डे सेलिब्रेशन बेसिकली इस पर्पस से किया गया है कि पूरी दुनिया में एक साथ इसका वो आयोजन किया जाए, जिससे कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का प्रसार किया जा सके कि एक ऐसी बीमारी है जिसका कि अभी हमारे पास कोई इलाज नहीं है और इलाज के अभाव में सिर्फ बचाव ही एक ऐसा तरीका है कि जिससे कि हम इससे बच सकते हैं और जो भी हमारे साथ में रहने वाले आसपास के लोग हैं उनको इस बीमारी से बचाया जा सके। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक और विराम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सीतापुर के महमूदाबाद में दिव्यांग बच्चों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख अमरीश गुप्ता ने कहा कि किसी तरह की विकलांगता अभिशाप नहीं होती। विकलांग व्यक्ति भी अपने मजबूत हौसलों के बल पर सफलता के शीर्ष पर पहुंच सकता है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, जिससे दिव्यांग बच्चों को भी अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिल सके। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने डांस और आर्ट प्रतियोगिताओं के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे डीएम, एसडीएम, हमारे चेयरमैन जो भी यहाँ पे उपस्थित थे, उनके द्वारा हम लोगों को पुरस्कार भी दिया गया। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुआ उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हम लोगों ने फील की। काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम यहाँ पे हुआ और हमें ये भी प्रेरणा मिली कि आगे कैसे बढ़ना है। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें जो भी सुविधाएं मिली है, किसी के 2 पैर है, हो सकता है किसी के 1 पैर हो या 1 हाथ हो, लेकिन ऐसे लोग भी जीवन में कामयाबी पाए हैं। ये आप इतिहास गवाह है, जिसने मेहनत की है, जो कभी निराश नहीं हुआ, जिसने हमेशा आशाओं की तरफ देखा है, उसको सफलता मिली है। हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत बरेली मंडल में निर्मल जल धारा बहने लगी है। योजना में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बरेली मंडल पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। मंडल की सर्वाधिक जल प्रदूषित ग्राम पंचायतों में हर घर जल जीवन मिशन के तहत कार्य किया गया है। हर घर में स्वच्छ पीने योग्य जल पहुंचाने के लिए मंडलायुक्त संयुक्ता समदार ने मझगवा विकासखंड के ग्राम बचेरा और अमरोली में 3 करोड़ की निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने जल जीवन मिशन से जुड़े अफसरों को जनवरी 2023 तक दोनों परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे सभी घरों को जल्द ही निर्मल पीने योग्य जल उपलब्ध हो सकेगा। बरेली मंडल में नवंबर में 95,754 घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। यहाँ पे 2 वाटर प्रोजेक्ट्स, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, जो बछेड़ा वाला है वो तो तैयार होके खड़ा है, ऑलमोस्ट टेस्टिंग अभी पीरियड चल रही है। इसमें ओवरहेड टैंक 1 लाख टन लीटर कैपेसिटी का तैयार है। पंप भी और सोलर वाटर पावर से पंप चालित है। यहाँ पे 344 घरों में जो वाटर कनेक्शन है, टैप लग गया है और इससे लोगों में बड़ी सुविधा हो रही है। लोगों में बहुत एक एक्साइटमेंट है कि उनको साफ पानी मिल रहा है, क्लोरीनेटेड वाटर मिल रहा है, जिसको वो पीने के लिए यूज कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें महिलाओं का पर्टिकुलरली एक फीडबैक बहुत अच्छा रहा कि हर घर में उनको एक अपना टैप कनेक्शन मिल गया है और कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता, हैंडपंप से भी पानी नहीं लेना पड़ता। और अब आइए देखते हैं आकांक्षी जनपद फतेहपुर की ये खबर। प्रदेश में 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां फतेहपुर जनपद में भी जोरों पर हैं। जनपद ने औद्योगिक क्षेत्र मलबा और सौरा में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और बंद इकाइयों को शुरू करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 1,500 करोड़ रुपए और MSME विभाग को 500 करोड़ रुपए निवेश कराने का लक्ष्य दिया गया है। अब तक यूपी सीडा 320 करोड़ रुपए निवेश कराने को लेकर MOU साइन कर चुकी है। आकांक्षी जनपद फतेहपुर में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में ये इकाइयां सहायक साबित होंगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए 160 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अब तक मिल चुके हैं। कि मलबा इंडस्ट्रियल एरिया जो कि यूपी सीडा विभाग के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत कुछ रिक्त जो बड़े प्लाट हैं उनके आवंटन की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। इसमें यूपी सीडा द्वारा ई आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने का आवेदन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 21 नवंबर थी, जिसमें कि 14 प्लाटों के लिए आवंटन आए हैं, उनका पेपर वर्क शुरू है और इनका जैसे आवंटित हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर 14 नई इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। दूसरा है कि अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को साकार करने के लिए फरवरी 2023 में अपने यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को होना है, जिसके अंतर्गत अपने जनपद फतेहपुर को 500 करोड़ रुपए का
निवेश का लक्ष्य मेरे विभाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग को दिया गया है तथा 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य जो है यूपीसीडा विभाग को दिया गया है। जनपद फतेहपुर में जो भी कंपनियां आई हैं, इनके स्थापित होने से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे और जो भी मतलब हस्ताक्षर होकर बजट पास हुआ है, अगर ये कंपनियां सब खुल जाएंगी तो इससे विशेष तौर पर जो बेरोजगार बच्चे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उन सबको अच्छा से अच्छा लाभ मिलेगा। ये बाहर जाना पड़ता था, बहुत से मतलब ऐसे कंपनियों में काम करने किया जाता था, जिससे कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती थी कि पढ़ने लिखने के बाद ऐसी कंपनियों में जाना पड़ता था कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते लोग। फतेहपुर जनपद में क्रिया थी जो बंद हो चुकी हैं, अब उनको चालू करने के लिए जो गवर्नमेंट सुविधाएं चला रही है वो बहुत अच्छा है। तो हमारे जनपद के जो बेरोजगार भाई लोग टहल रहे हैं उनको कुछ जगह मोहित होंगी। और अब खेल से जुड़े समाचार। आजमगढ़ में बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के 500 विद्यालयों के 2500 छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। कल से खेल समारोह का शुभारंभ हो गया है। हर विद्यालय के बच्चे अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आजमगढ़ पहली बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। ऐसी खेल प्रतियोगिताओं के कारण खेल के प्रति अभिरुचि बढ़ती है और छोटे स्थानों के खिलाड़ियों को भी अवसर मिलता है। खेल निदेशालय लखनऊ और उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन प्रदेश के खाद्य रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने किया। बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुई 8 दिवसीय इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच जीतकर आजमगढ़ की टीम चैंपियन बनी। आजमगढ़ की टीम ने फाइनल मुकाबले में मिर्जापुर मंडल की टीम को 2-0 से करारी शिकस्त दी। राज्य मंत्री ने विजेताओं और उपविजेताओं टीम को ट्रॉफी सौंपकर उनका हौसला बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में कुल 18 मंडलों की टीमों ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि हमें क्रिकेट की तरह ही फुटबॉल को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में भी खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, साथ ही प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में खेलो इंडिया के अंतर्गत और खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय फुटबॉल बालिका प्रतियोगिता का आयोजन बाराबंकी जनपद में किया गया था, जिसका आज समापन यहाँ पर संपन्न हुआ है। खेल आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। खेल के द्वारा आज हम शारीरिक और मानसिक तौर पर तो मजबूती पाते हैं, साथ ही देश की एकता और अखंडता को भी हम लोग मजबूत करने का काम करते हैं। गोरखपुर के ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से राष्ट्रीय स्तर की 12 टीमें भाग ले रही हैं। नए खेलों के साथ पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। कबड्डी ग्रामीणों का मनपसंद खेल है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ये प्रतियोगिता शुरू की गई थी, जिसमें नगद धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। कबड्डी और कुश्ती इस क्षेत्र के पारंपरिक और लोकप्रिय खेल हैं, जिन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत ने प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण समूह G20 की ग्रहण की अध्यक्षता 1 वर्ष तक करेगा। अध्यक्षता देश के अलग अलग स्थानों में 32 सेक्टर्स की होंगी 200 बैठकें। देश को महत्वपूर्ण G20 की अध्यक्षता मिलने पर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों को किया गया रोशन। G20 का लगाया गया लोगो, दर्शकों को भी दी जा रही है जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर हार के डर से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का लगाया आरोप। कहा, संवैधानिक संस्थाओं की जानबूझकर सपा कर रही है शिकायत। रामपुर में अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए मांगा वोट। कहा, आजम पर लगे हैं झूठे मुकदमे, सपा नेता वक्त बदलने का कर रहे हैं इंतजार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 48 जिलों के वार्डों की आरक्षण सूची जारी। 7 दिनों तक आपत्तियां और सुझाव देने का दिया गया है अवसर। और रायबरेली जनपद में लगातार बढ़ रही है HIV पॉजिटिव रोगियों की संख्या। 28,000 लोगों की गई स्क्रीनिंग, 75 लोग मिले HIV पॉजिटिव।